हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल वी आर डूइंग ग्रेट। 21 अगस्त का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्स टू आउस्ट अरेस्टेड पीएम सीएम ट्रिगर हाउस क्योस। तो हाउस में क्योस मतलब भगदड़ मच गई। भगदड़ इन द सेंस बोलने वाली भगदड़ की अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या बिल लेके आ रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करे, पीएम आउस्ट अरेस्टेड पीएम सीएम ट्रिगर। अब यहाँ पर पढ़ते हैं क्या है। ओके, opposition and ruling party MPs exchanged barbs in the Lok Sabha on Wednesday over the government's claim of bringing in political morality through 3 new bills allowing the removal of elected representatives arrested in serious criminal charges. तो अगर कोई पीएम सीएम जो है उसको अरेस्ट किया जाता है सीरियस क्रिमिनल चार्जेस के लिए, ठीक है ना, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस के लिए अरेस्ट किया जाता है, ठीक है ना, तो उनको जो है गद्दी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना, वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, हम लिखेंगे थ्री न्यू बिल्स allowing removal of elected representatives arrested on serious criminal charges, ठीक है ना। तो अगर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अगर उनके अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं और उसी चक्कर में वो अरेस्ट हो जाते हैं, जैसे कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ होता है कि अगर वो 24 आवर्स या कुछ होता है कि एक रात भी जेल में रह गए तो उनको अपनी जॉब से सस्पेंड कर दिया जाएगा, वैसा ही कुछ, ठीक है। As the bills were introduced, Union Home Minister Amit Shah and Congress leader K.C. Venugopal engaged in a sharp spat over Mr. Shah's arrest, 2010 arrest while he was Home Minister of Gujarat. वो कहते हैं कि वो भी अरेस्ट हुए थे जब 2010 में he was the Home Minister of Gujarat. तो नंबर 1 तो हम लिखेंगे लड़ाई, स्पैट, लड़ाई, बातचीत में लड़ाई, स्पैट बिटवीन शाह, अमित शाह एंड K.C. वेणुगोपाल। और वो क्या था, अमित शाह, एक कैपिटल होगा, अमित शाह अरेस्टेड इन 2010 while he was the होम मिनिस्टर, ठीक है ना। वो कहते हैं कि तुम भी अरेस्ट हुए थे जब तुम होम मिनिस्टर थे 2010 में, ठीक है। चलो ये बात हुई। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस एमपीज एक्सकलेटेड देयर प्रोटेस्ट बाय टेयरिंग कॉपीज ऑफ प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इन फ्रंट ऑफ मिस्टर शाह सीट, ठीक है, resulting in a brief jostle between opposition and ruling party. BJP members stepped in to shield Mr. Shah while the Trinamool accused them of pushing and shoving women MPs. तो मतलब धक्का मुक्की भी हुई इसमें। A resolution was passed by voice to ref. अब यहाँ पर क्या हुआ, ये बिल क्या कर दिया है, refer to joint committee, JCB को चला गया है joint committee of parliament, ठीक है ना। तो यहाँ पे JCP जो है वो देखेगी भाई क्या करना है, ठीक है ना। दैट विल हैव 21 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा, इसको LS लिखेंगे, फ्रॉम लोकसभा, एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। द कमिटी हैज बीन मैंडेटेड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द हाउस बाय विंटर सेशन। लेटर इन द डे ऑपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी सेड दैट बिल्स वुड टेक द कंट्री बैक टू मिडीवल टाइम्स, रिमूवल, ये सब। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब इस बिल को क्या बोला जा रहा है, चलिए एक नया पेज ले लेते हैं और वहाँ पे हम ये करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 113th अमेंडमेंट बिल। तो इसको क्या बोला जा रहा है, थर्ड पॉइंट बनाएंगे, इसके अंदर पार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन 113th नहीं है, 30th है, सॉरी माय बैड, 130th अमेंडमेंट बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025। अब इसके अंदर ही बात कर रहे हैं कंडीशंस ऑफ रिमूवल क्या है। तो हमें याद रखना है कि 30th अमेंडमेंट बिल है ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर कैन बी अ क्वेश्चन आउट ऑफ दिस। ओके फाइन, कंडीशंस ऑफ रिमूवल क्या है ये भी हमें नोट करना पड़ेगा। फोर्थ पार्ट क्या है, कंडीशंस ऑफ रिमूवल, कब किसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशंस ऑफ रिमूवल में हम लिख लेंगे रिमूव किस किस को कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ पीएम मतलब मोदी जी का खुद का रिमूवल भी हो सकता है, चीफ मिनिस्टर
एंड मिनिस्टर्स, तो कोई भी मिनिस्टर भी रिमूव हो सकता है अगर उनके अगेंस्ट सीरियस चार्जेस लगे हैं और वो अरेस्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कंडीशंस क्या है, अरेस्टेड एंड डिटेन्ड फॉर 30 consecutive days ऑन सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, उनके अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं और वो 30 दिन के लिए अरेस्ट हो जाते हैं, 30 दिन, ठीक है, 30 दिन लगातार के लिए अरेस्टेड रहते हैं, तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस कैन बी अ एमसीक्यू क्वेश्चन कि भाई कब उनको रिमूव कर सकते हैं। 30 दिन की कंसेक्यूटिव, लगातार, ये नहीं कि 30 दिन इधर उधर 30 दिन गिनकर हो रहे हैं, 30 दिन के लिए लगातार अगर कोई भी अरेस्ट होता है, लगातार, आई एम अगेन एंड अगेन यूजिंग द वर्ड लगातार बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर कैन बी अ क्वेश्चन अराउंड दिस, सो यू नीड टू नो अबाउट इट। ओके, लगातार अगर कोई अरेस्ट होता है तो ये हो सकता है। ओके फाइन, अरेस्टेड एंड डिटेन्ड फॉर 30 consecutive days इन सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। ओके, फेसिंग चार्जेस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल, और जो ऑफेंस होना चाहिए लिखेंगे फेसिंग चार्जेस फॉर ऑफ ऑफेंस, चार्जेस ऑफ ऑफेंसेस punishable with imprisonment of 5 years or more। ठीक है ना, तो आपके ऊपर आपने ऐसा ऑफेंस किया जहां पर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 5 साल या फिर ज़्यादा की, ये भी एक कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद रिमूवल अथॉरिटी कौन रहेगा, कौन रिमूव कर सकता है इसको, रिमूवल अथॉरिटी जो रहेगी वो रहेगी प्रेसिडेंट। अब ये लिखना बहुत ज़रूरी है, द प्रेसिडेंट फॉर पीएम एंड यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स, governor of the state for CMs and state ministers, lieutenant governor for minister in UTs। ठीक है ना, यूनियन टेरिटरीज के अंदर। तो अब ये भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, प्रेसिडेंट रिमूव करेगा पीएम को और मिनिस्टर्स को, यूनियन मिनिस्टर्स को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, गवर्नर करेगा सीएम को, अपने स्टेट के सीएम को और उन वहाँ के स्टेट के मिनिस्टर्स को, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा फॉर मिनिस्टर्स इन द यूटीज, राइट। तो ये है, उसके बाद ये कह रहे हैं द लेजिस्लेशन अलाउज the possibility of reappointment once detained minister or chief minister is released। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं वो दोबारा से भी अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम 5th पॉइंट लिखेंगे और वो क्या है, द लेजिस्लेशन क्या होता है, मैंने बताया था ना, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेशन, ये सब लॉ मेकिंग से हम इसको कर सकते हैं। तो लेजिस्लेशन अलाउज मतलब द लॉ अलाउज, जो लॉ लेकर आ रहे हैं, जो एक्ट लेकर आ रहे हैं, तो वो क्या अलाउ करता है, अलाउज फॉर possibility of reappointment once the detained minister or CM is released। एक बार अगर उनको रिलीज कर दिया गया है, मतलब वो 30 दिन जेल जाके आए, उससे प्लस भी जेल में रहे, ठीक है ना, और उनको रिमूव कर दिया गया, ऐसा नहीं है कि उनको दोबारा से सीएम पीएम मिनिस्टर नहीं बना सकते, उनको दोबारा से सीएम पीएम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो है लॉ बहुत क्लियरली हमें बता रहा है। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइज, मेरे इसी का रिमोट नहीं मिल रहा है और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है जो मेरे से सही नहीं जा रही है। कहाँ रख दिया मैंने रिमोट यार, कि मैं ऐसे कार्यक्रम करती क्यों हूँ मैं, चीज़ें इधर उधर रखने वाला, हाउ इज़ इट पॉसिबल, and my table is such a mess, I need to sit and clean it। okay fine, let's open the windows and the doors so that the thandi hawa goes out, and we are not able to find the remote, so we are going to
ओपन द डोर। और बिजली वेस्ट हो रही है, वो अलग दुख हो रहा है मुझे। कहाँ पे है? ओके फाइन, लीव इट, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनएल सैट वालों को इस बिल को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, बिकॉज आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई लोगों बताओ ये बिल आना चाहिए, ये लॉ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तुम्हारी उसके ऊपर ओपिनियन होनी चाहिए। ओके, इंडियाज फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC सुकुमार सेन, ठीक है, वॉज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, मतलब बहुत ही कम बोलते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इट वॉज सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ने पहले इलेक्शंस करवाए और वो कहते हैं बहुत ही बेहतरीन इलेक्शंस थे। अब बेहतरीन थे या नहीं, दिस इज एन ओपिनियन। हमें पता होना चाहिए कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन थे। दिल्ली CM अटैक एट पब्लिक हियरिंग, मैन फ्रॉम गुजरात अरेस्टेड। तो दिल्ली CM पे अटैक हुआ, दिल्ली CM रेखा गुप्ता अटैक्ड बाय एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर from Gujarat who was in the capital to protest against Supreme Court order on relocating स्ट्रे डॉग्स। तो दिल्ली में ऑर्डर आ गया कि स्ट्रे डॉग्स को रीलोकेट कर देना चाहिए। उसी की प्रोटेस्ट के चलते हुए ये ऑटो रिक्शा वाले भैया कहाँ से आए थे? गुजरात से आए थे प्रोटेस्ट करने। मुझे थोड़ा हजम नहीं हो रहा, हम लोग तो ये अगली वाली गली में नहीं जाते, या फिर लोग इतने ज़्यादा इस इशू से रिलेटेड हैं कि वो गुजरात से उठकर दिल्ली आ गए ये प्रोटेस्ट करने। तो यस, अब इसकी तहकीकात होगी और फिर हमें सच्चाई पता चलेगी और फिर मैं वो सच्चाई तुम्हारे साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है जी, ओके, लेट्स गेट टू द अदर थिंग। चलो अब नेक्स्ट चलेंगे। अब इसमें और क्या है, सिविल लाइंस में हो रही थी, ठीक है, मतलब थप्पड़ वप्पड़ मारा है। इन अ डेमोक्रेसी ऑफ 1.4 बिलियन एवरी वोट मैटर्स। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम है डेमोक्रेटिक नेशन। डेमोक्रेटिक मतलब हम ही अपना लीडर चूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो हम डेमोक्रेसी हैं। ठीक है, हम अपना लीडर चूज़ करते हैं, हम जो चाहें हम वो कर सकते हैं, हम चूज़ कर रहे हैं और वो फिर आगे जो वो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जो उनके डिसीजन हैं वो हम उससे मतलब हमारे कहने पे हो रहे हैं, क्योंकि हमने इसको चूज़ किया जो बैठा है वहाँ पे मेजॉरिटी ने। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर एक वोट भी इधर उधर होता है तो वो सही नहीं है। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। एक मैं बता रही हूँ, माइग्रेंट वर्कर्स, ये वो, एक मिनट, ये इसमें नहीं था, एक और आर्टिकल है उसमें है ये, इसको अभी हमें नोट करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर अभी एक नए कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? इट इज़ अबाउट न्यूक्लियर। एक मिनट, पूरा हम लॉ का नाम लिखेंगे, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर damages act, that is CLDA 2010, and atomic energy act, that is AEA 1962। ठीक है ना, अब ये दो एक्ट्स जो हैं इनके बारे में बात हो रही है। तो अभी क्या है न्यूक्लियर के अंदर, ध्यान से सुनना, जो भी न्यूक्लियर प्लांट लगा हुआ है, हम कह रहे हैं कि भाई सप्लायर जो मतलब यूरेनियम वगैरह दे रहा है उस न्यूक्लियर प्लांट को चलाने के लिए, वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। हम उसको, वी कैन होल्ड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल जो सप्लाई कर रहा है, और जो चला रहा है हम उसको भी रिस्पॉन्सिबल, वी कैन होल्ड दैट पर्सन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। मेरे लैपटॉप के नीचे रिमोट है, इसको बंद करते हैं फाइनली। ओ माय गॉड, ये तो, चलो हाँ अब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सप्लायर मतलब जिसने यूरेनियम बनाया और बेच रहा है, और जो चला रहा है ऑपरेटर। तो दो लोग हैं यहाँ पर, एक है सप्लायर,
ठीक है ना, एक है ऑपरेटर, जिस देश में चल रहा है उनकी गवर्नमेंट और सिटीजन्स, ठीक है ना। ये 4 लोग हैं यहाँ पर न्यूक्लियर वाले एजेंडा में। अब वो कह रहे हैं कि जो सप्लायर है, इंडिया का लॉ कहता है कि सप्लायर कैन बी हेल्ड लायबल, कि भाई अगर कुछ गलत हो जाए और इसने कुछ गलत भेजा हो तो सप्लायर कैन बी हेल्ड लायबल, ठीक है। ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी हेल्ड लायबल। अब यहाँ पर जो इंटरनेशनल लॉ है, वहाँ पर जो बाहर की कंट्रीज के लॉ है, वहाँ पर ऑपरेटर इज लायबल, मतलब सप्लायर ने जो मर्जी कुकर्म किए हो, वो कहते हैं भैया पैसा तो ऑपरेटर देगा, ठीक है। पर इंडियन लॉ ऐसा नहीं है। इंडियन लॉ में सप्लायर कैन ऑल्सो बी लायबल। कुछ पेमेंट गवर्नमेंट भी दे रही है कि अगर भाई इतने से ज़्यादा का नुकसान हो गया, न्यूक्लियर ने कर दिया, तो ये कुछ जो है सरकार भी देगी। तो यहाँ पर ऐसा सा सिस्टम है, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है, क्योंकि सप्लायर कैन बी हेल्ड लायबल, ठीक है ना, क्योंकि सप्लायर कैन बी हेल्ड लायबल, ठीक है, नो वन इज रेडी टू सप्लाई थिंग्स, ठीक है ना। तो कोई सप्लाई करने के लिए राजी नहीं हो रहा है, कि सामान ही नहीं सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो बिल आया, सिविल लायबिलिटी एंड न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट, ये तो यूजफुल ही नहीं है, क्योंकि सप्लायर कह रहे हैं मैं किसी और कंट्री को सप्लाई करूंगा जहाँ पे आई वोंट बी लायबल, तुम तो मेरे से पैसे मांगने लग जाओगे, नो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो अब ये बिल के अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं। बट हमें न्यूक्लियर की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि भैया कोल के ऊपर डिपेंडेंसी मत रखो, डीजल के ऊपर डिपेंडेंसी मत रखो, पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी मत रखो। अब हमारी जो बिजली बन रही है वो कोल से बहुत बन रही है। जितने भी थर्मल प्लांट्स हैं जहाँ पे कोल से बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, हमें वो बिल्कुल बंद करना है। और उसके लिए क्या लेकर आएंगे, चलो हम विंड मिल्स लेकर आ रहे हैं। हमने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा कि विंड मिल्स जो है वो बर्ड को हार्म कर रहे हैं, ठीक है ना। बर्ड की पॉपुलेशन कम हो रही है जहाँ पर विंड मिल्स लग गए हैं, तो ये भी इतना अच्छा आइडिया नहीं लग रहा है, ठीक है। सोलर जो है वो परमानेंट सोर्स नहीं है, इवन विंड इज नॉट परमानेंट सोर्स। अगर चलती हवा सा मैं था, वो अगर हवा कह दे कि मैं पवन कह दे कि पवन तो नहीं चलेगी आज, तो फिर भैया नहीं होगा। अगर सूर्य देवता कह दें कि मैं तो नहीं निकलूंगा आज, तो सोलर का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो हमको एक जेन्युइन सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए जो कांस्टेंट सप्लाई भी दे हमें, जो सस्ता भी हो और जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करे, ठीक है। अब जो न्यूक्लियर है वो वैसे तो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है, ठीक है, बट जो भी उसका वेस्टेज निकलता है वो एक तो उसको डिस्ट्रॉय करना डिफिकल्ट है, जिसको हम ओशन में डालाते हैं, ठीक है ना, बड़ी बड़ी ट्यूब्स में डालकर बंद करके उसको फेंकाते हैं। और अगर वो लीक हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अब अगर लीक हो गया तो वो कह रहे हैं कि भैया हम तुम्हें कॉम्पनसेशन दे देंगे, पैसा दे देंगे, ये सब चीज़ें हैं। और कॉम्पनसेशन की बात करें तो उसमें दिक्कत आती है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि सप्लायर ऑल्सो कैन बी हेल्ड लायबल, बट जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सप्लायर इज़ नॉट हेल्ड लायबल। तो सप्लायर जो है वो कहता है भैया वाई शुड आई गिव यू द माल, बिकॉज यू विल होल्ड मी लायबल। तो इसलिए हमें कोई सामान नहीं देता, और इसलिए हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर अभी तक इतनी न्यूक्लियर से एनर्जी नहीं बन रही है। ओके, अब यहाँ पे ये अमेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। द प्लान इज टू अमेंड CLNDA एंड AEA टू एड्रेस द वेक्सटेशियस इशू ऑफ लायबिलिटी ऑन सप्लायर्स, ठीक है ना। अमेंड द above laws to address issue of liability on suppliers of equipment। और यहाँ इक्विपमेंट के सप्लायर को हेल्ड लायबल किया जा रहा है। मैंने कहा था ये यूरेनियम वाले को, सप्लायर के इक्विपमेंट को, एंड परमिट प्राइवेट पार्टीज इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसमें मुझे भी कंफ्यूजन था, मुझे लगा यूरेनियम वाले को दे होल्ड लायबल, यहाँ पे इक्विपमेंट मतलब सामान लगेगा ही नहीं तो बनेगा क्या प्रोडक्शन में। तो वो कह रहे हैं कि अगर इक्विपमेंट में दिक्कत थी तो इक्विपमेंट वाले को वी कैन होल्ड लायबल, इंडियन लॉ कहते हैं, बट इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कहीं कहीं और कंट्री में ऐसा नहीं है। तो हमें डर क्यों लगता है, क्योंकि हमें डर लगता है क्योंकि यहाँ पर 1984 में भोपाल गैस लीक हुआ था, ठीक है ना। हमें डर लगता है क्योंकि जापान में फुकुशिमा वाला जो सुनामी और अर्थक्वेक एक साथ आ गई थी, हमें उससे डर लगता है कि भाई हमारे यहाँ पर ना हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने सबको लायबल करा, ठीक है। बट अब इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो देखते हैं अभी क्या होता है, इसमें चेंजेस आते हैं नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर 10 गीगावाट बाय 2000 का हमारा टारगेट था, ठीक है। हमारा जो गवर्नमेंट नाउ एम्स, अब यहाँ पर हमारा एम क्या है, एम है 22.48 गीगावाट बाय 2031-32, मतलब 22.48 गीगावाट हम एनर्जी बनाए न्यूक्लियर से, इलेक्ट्रिसिटी
एंड फिर हम कहते हैं 100 गीगावाट बाय 2047। अब यहाँ पे अगर हमें कोई बाहर से इक्विपमेंट ही नहीं देगा, मतलब मान लो ये ज़मीन है, मुझे यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट लगाना है, बट मुझे कुछ इक्विपमेंट ही नहीं दे रहा वो न्यूक्लियर प्लांट के लिए, तो फिर मैं क्या चला पाऊंगी? इक्विपमेंट को क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो कह रहा है भैया तुम तो मुझे ही लायबल कर लोगे, मैं तुम्हें इक्विपमेंट ही नहीं बेचता। तो हमें लॉ चेंज करना पड़ेगा, फिर हमें कोई इक्विपमेंट देगा, फिर हम उसको लगाएंगे, ठीक है ना, और फिर वो अगर लीक होगा तो फिर उस जनरेशन को दिक्कत अपनी। वैसे लीक नहीं हो तो बढ़िया, क्योंकि अब कह रहे हैं स्मॉल प्लांट्स लगाएंगे, छोटे छोटे। इजराइल सस्पेंडेड फ्रॉम फ्यूचर एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड एडिशंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर 18th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, IOAA कहाँ पर हो रहा है? सबसे पहले तो ये मुंबई में, ठीक है, वड़ा पाव खिलाएंगे इनको, और उसके बाद और मिसल पाव। यस, ऑल द मुंबईकर्स एंड महाराष्ट्रियंस इन द कमेंट सेक्शन। यार तुम्हारा मिसल पाव तो इतना टेस्टी होता है ना, मजा आ जावे। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये हाई स्कूल ब्रिंगिंग टुगेदर हाई स्कूल साइंस स्टूडेंट्स फ्रॉम 64 कंट्रीज, ठीक है। तो हाई स्कूल स्टूडेंट्स का ये एक कंपटीशन होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर इजराइल को ये कह रहे हैं कि नाउ दे वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट, सस्पेंडेड, इजराइल सस्पेंडेड फ्रॉम फ्यूचर। और क्यों सस्पेंड हो रहा है पार्टिसिपेट करने से यहाँ पर? क्योंकि जो पैलेस्टीन में वो कर रहे हैं इस वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 18th एडिशन कहाँ पर हुआ, किसको सस्पेंड किया, कौन से देश को, ये इंपॉर्टेंट है। इजराइल अप्रूव्स प्लान टू सीज गाजा सिटी, कॉल्स अप रिजर्विस्ट। रिजर्विस्ट क्या होता है? जिनको आर्मी की ट्रेनिंग दे रखी होती है, वो वैसे तो कुछ और करते हैं बट उनको रिजर्व में रखा गया है कि भाई तुम्हारी ज़रूरत हो तो बता देना। तो यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है? डिफेंस मिनिस्टर अप्रूव्ड अ प्लान फॉर कॉन्क्वेस्ट ऑफ गाजा सिटी। क्या प्लान अप्रूव कर दिया? कॉन्क्वेस्ट, दैट दे आर गोइंग टू सीज, टेक ओवर गाजा सिटी, ठीक है ना। कॉल अप फॉर अराउंड 60,000 रिजर्विस्ट, पाइलिंग अप प्रेशर ऑन हमास एज मीडिएटर पुश फॉर सीज फायर। मीडिएटर यहाँ पर कौन है? इनकी मीडिएशन भी चल रही है, मीडिएशन विद हमास, ठीक है ना। और मीडिएटर कौन है? मीडिएटर है Qatar. Now this is very important. Who is the mediator? Qatar is the mediator, right? Has expressed guarded optimism, मतलब पॉजिटिविटी कि भैया जो सीज फायर है वो हो जाएगा, ठीक है। द फ्रेमवर्क दैट हमास हैज अप्रूव प्रपोज 60-day ट्रूस। ट्रूस का मतलब होता है अग्रीमेंट नॉट टू फाइट, ठीक है ना। ट्रूस का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट नॉट टू फाइट। प्लीज़ अगर आपको ये मीनिंग नहीं पता है वर्ड्स के, इनको लिख लो अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। तो अब जब सीज फायर पक्का हो जाएगा तभी हम उसके बारे में लिखेंगे, हमें मीडिएटर पता होना चाहिए। सेटलमेंट प्रोजेक्ट इन वेस्ट बैंक गेट्स नॉट, ठीक है ना। अब सेटलमेंट प्रोजेक्ट ये भी इजराइल का है। सेटलमेंट प्रोजेक्ट लिखेंगे, सेटलमेंट प्रोजेक्ट इन वेस्ट बैंक अप्रूव्ड, ठीक है। इजराइल गेव फाइनल अप्रूवल फॉर कंट्रोवर्शियल सेटलमेंट प्रोजेक्ट इन ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। तो इजराइल अप्रूवल, ठीक है, और ये कहाँ पे है? ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में, ठीक है। दैट वुड इफेक्टिवली कट द टेरिटरी इन टू एंड दैट पैलेस्टीनियंस एंड राइट्स ग्रुप से कुड डिस्ट्रॉय प्लान्स फॉर फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट, ठीक है ना। कट टेरिटरी इनटू टू। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? डिस्ट्रॉय प्लान्स फॉर अ फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट। तो जो फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट का प्लान है वो प्लान डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये एक लैंड था, ठीक है ना, यहाँ पर जूस रहते थे, ठीक है ना। जूस पे अटैक हुए, ठीक है ना, जूस भाग गए इधर उधर वर्ल्ड में, ठीक है।
इतने में यहाँ पे अरब्स आके सेटल हो गए, ठीक है ना। अब जूस को लगा कि भैया हमें तो वापस जाना है, वो वापस गए। उन्होंने कहा भैया, अरब्स कहते हैं हम नहीं तुम्हें सेटल होने देंगे। इन्होंने लैंड खरीद करके एक पार्ट इसराइल बना लिया, ठीक है ना। अब ये वॉर करते हैं, कोई पार्ट इनके पास आ जाता है, वहाँ पर सेटलमेंट बना लेते हैं, वहाँ पे घर बना देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अरब्स को पैलेस्टीनियंस बोल लो या कोई भी, पैलेस्टीनियंस जो हैं वो कान जाएं, क्योंकि जब ये इन्होंने लैंड खरीद के पीछे पीछे क्या यहाँ पैलेस्टीनियंस रहते थे। वर्ल्ड ने कहा कि एक पैलेस्टीन बनाते हैं, एक इसराइल बना देते हैं। तो अब जो वेस्ट बैंक है वो पैलेस्टीन का पार्ट माना जाता है वैसे, बट यहाँ पर जो इनके पास कब्जे में आ गया, ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक हो गया, वहाँ पर ये सेटलमेंट बनाएंगे। और ये कह रहे हैं कि जो पैलेस्टीनियन स्टेट फ्यूचर में बन सकती थी, वो जो है उसको अब मतलब उसको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सेटलमेंट डेवलपमेंट इन कहाँ पर हो रहा है, सेटलमेंट डेवलपमेंट इन E1, ठीक है ना। E1 क्या है, एन ओपन ट्रैक्ट ऑफ लैंड ईस्ट ऑफ जेरूसलेम, ठीक है ना। अब ये जो है E1 जो है, ये हमें याद रखना है, E1 है और ईस्ट ऑफ जेरूसलेम में ये है, ठीक है ना। ये कंसिडरेशन तो हैज़ बीन अंडर कंसिडरेशन, हैज़ बीन अंडर कंसिडरेशन फॉर मोर देन 2 decades, ठीक है ना। 20 साल हो गए कि इसको कंसिडर किया जाता है, बट वॉज फ्रोजन ड्यू टू US प्रेशर ड्यूरिंग प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है ना। अब ये कंसिडर तो 20 सालों से सोच रहे थे कि यहाँ पे बना दे, बट US हमेशा मना कर देता था कि नहीं यहाँ पे नहीं बनाना है। अब यहाँ पर इनको क्या मिल गया है, फाइनल अप्रूवल फ्रॉम प्लानिंग एंड बिल्डिंग कमिटी। क्या मिल गया है, प्लानिंग एंड बिल्डिंग कमिटी से इनको फाइनल अप्रूवल जो है वो मिल गया है, ठीक है ना। प्लानिंग एंड बिल्डिंग कमिटी से इनको फाइनल अप्रूवल मिल गया है। This reality finally buries the idea of a Palestinian state because there is nothing to recognize and no one to recognize, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आइडिया ऑफ, ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है, वेस्ट बैंक के उस पार्ट में सेटलमेंट बन जाती है, तो पैलेस्टीनियन स्टेट का आइडिया ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद US एक्सपैंड सैंक्शंस ऑन ऑफिशियल्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। US इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन, सैंक्शंस का मतलब होता है रोक टोक, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, ऑन 2 जजेस एंड 2 ही प्रोसिक्यूटर्स पर एट ICC, दैट इज एट इंटरनेशनल क्रिमिनल ICC, ठीक है ना। सो सैंक्शंस लगा रहे क्यों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे क्यों लगा रहे हैं, targeting, because they are targeting Israeli leaders and a past decision to investigate US officials, ठीक है ना। तो US ऑफिशियल्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इजरायली लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो पैलेस्टीन में हो रहा है कि भाई जेनोसाइड कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। तो नेशनल स्पेस डे, तो हम क्या मना रहे हैं, नेशनल स्पेस डे, और ये हमारा क्या है, सेकेंड नेशनल स्पेस डे है। स्पेस डे कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को, जब हमारा 2 के बाद 3 आता है, ठीक है ना, 23 अगस्त, ठीक है। जब हमारा ये 8 से याद कर लो, 23 अगस्त, 2 के बाद 3 आता है 8 अगस्त को, ये खड़ा हो गया था। 8 जाके कहाँ पर, मून में चंद्रयान 3 जो है वो लैंड हो गया था। तो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो गई थी। 3 सॉफ्ट लैंडिंग को ये दिन मनाया जाता है, और ये सेकेंड हम मना रहे हैं, सेकेंड नेशनल स्पेस डे, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो बात करें अपकमिंग मिशंस की, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल गगनयान पे सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून हुई थी, लूनर साउथ पोल, मतलब मून के साउथ पोल पे हुई थी, ठीक है।
गगनयान चंद्रयान मिशन हो रहे हैं, भारत अंतरिक्ष स्टेशन, हम अभी थोड़ी दिन पहले ही इसके बारे में बात करी। अब यहाँ पे बात हो रही है कि क्या आपको पता है कि व्हाट आर द लॉज, लेजिस्लेशन, ग्लोबल स्पेस लेजिस्लेशन। एक मिनट, ये नहीं मुझे चाहिए, हाँ थर्ड पॉइंट, ये बात करें किसके बारे में, ग्लोबल स्पेस लेजिस्लेशन। किसके बारे में बात करें, ग्लोबल स्पेस लेजिस्लेशन के बारे में बात करें। जो ग्लोबल स्पेस लेजिस्लेशन है वो क्या है, आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967। किसके बारे में बात करें, आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967, जो कि ग्लोबल स्पेस ट्रीटी है, ठीक है ना। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोबल स्पेस ट्रीटी जो है वो कौन सी है, कौन सी ईयर में आई थी, ये सब पता होना चाहिए हमें। इस्टेब्लिशेस द स्पेस एज द प्रोविंस ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या क्या कहती है ये, इस्टेब्लिशेस दैट स्पेस इज द प्रोविंस ऑफ all mankind and prohibits national appropriation and places responsibility on states for national activities in space। कि भैया ये तुम लोग ही देखो कि यू हैव टू इंश्योर कि मैनकाइंड को प्रोविंस, ये स्पेस जो है ये मैनकाइंड की है, ठीक है ना। और नेशंस को भी कहती है कि तुम ढंग से यूज़ करो, कोई भी its companion agreement create binding frameworks of rights and responsibility and liability, however these treaties are not self executing। मतलब स्पेस को भी तो स्पेस गार्ड करना है ना, जो यूनिवर्स है, क्योंकि वहाँ पे इतनी सैटेलाइट्स आकर बैठ रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कुछ तो होना चाहिए टू सेफ गार्ड, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स करके है, ठीक है। अब हमें इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनुसा। Now what is UNUSA? UNUSA is United Nations Office for Outer Space Affairs, ठीक है। द कोर यूनाइटेड नेशंस ट्रीटीज ऑन आउटर स्पेस प्रोवाइड फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स फ्रॉम द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कह रहे हैं, बट कोई भी ऐसे मतलब एक स्पेसिफिक अच्छी स्पेस लेजिस्लेशन नहीं है जो होनी चाहिए, और इसी के बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद द एलिगेशंस वोट थेफ्ट, ये कह रहे हैं कि बैंगलोर में कर्नाटका में वोट थेफ्ट हुआ है, ठीक है ना। तो ये लोग कह रहे हैं, एक चीज़ बोल रहे हैं कि होनी चाहिए, डिमांड कर रहे हैं, तो लिखेंगे ऑपोजिशन demanded that machine readable voter rolls be made available for all political parties बाय इलेक्शन कमीशन। वो कह रहे हैं कि रीडेबल वोटर, मशीन जो रीड कर सके, वोटर रोल्स क्या है, जिनका नाम है वो ही वोट कर सकते हैं। तो अगर कोई रेपिटेशन है तो मशीन वो पढ़ ले, मतलब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मशीन रीड कर सकते हैं, कुछ ऐसे जो नहीं कर सकती। अब ये मशीन रीडेबल क्यों नहीं बनाते हैं, ये मशीन रीडेबल इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि कमलनाथ वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करके एक जजमेंट हुई थी 2018 में, ठीक है ना। दिस वॉज स्पाइट ऑफ ईसीज ओन मैनुअल स्टेट दैट ड्राफ्ट रूल्स शैल बी पुट ऑन। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको धक्का नहीं किया क्योंकि प्रीवेसी, ठीक है ना, ये वाली जजमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बोला कि भैया प्रीवेसी वायलेट हो जाती है, ठीक है ना। ईसी सेज, लिखेंगे ईसी सेज प्रीवेसी गेट्स वायलेटेड, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, ये कह रहे हैं कि फिर पकड़ा जाएगा कितने रिपीटेड वोट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो आगे जो भी होगा वो लिखवा दूंगी, अभी ये है। उसके बाद ग्लोबल सोलर अलायंस प्लान्स टू एस्टैब्लिश रिसर्च हब इन इंडिया। By the end of this year, International Solar Alliance will set up 17 centers of excellence in as many countries and going ahead establish a global capability center in India, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्लोबल सोलर अलायंस plans to establish research hub, plans to establish क्या, research hub in
रिसर्च हब इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन, ग्लोबल सोलर अलायंस कौन सा है? व्हाट इज लाइक विच वन इज ग्लोबल सोलर अलायंस? ग्लोबल सोलर अलायंस हम बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, ठीक है ना, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बोलते हैं ग्लोबल सोलर अलायंस। और ये क्या कर रहे हैं? ISA will set up 17 centers of excellence in as many countries and also going and establish, और क्या establish करेंगे? establish global capability center GCC इन इंडिया। तो ये क्या इस्टेब्लिश करेंगे? GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इंडिया में इस्टेब्लिश होगा, अकेन टू सिलिकॉन वैली फॉर सोलर। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी सोलर से रिलेटेड। विल प्रोवाइड टेस्टिंग, जो सेंटर्स हैं वहाँ पर क्या होगा? सेंटर्स जो होगा वो टेस्टिंग, लैब ट्रेनिंग एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम इन IITs। स्टार्टअप इकोसिस्टम्स इन IITs क्या है? स्टार्टअप इकोसिस्टम इन IITs मतलब कि सोलर से रिलेटेड स्टार्टअप्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। ठीक है, एंड द GCC वुड एक्ट एज अ हब फॉर कनेक्टिंग ऑल ऑफ दीज सेंटर्स। GCC क्या होगा जो इंडिया में खुल रहा है? हब फॉर कनेक्टिंग ऑल ऑफ दीज सेंटर्स। तो अब चाह क्या रहे हैं? व्हाट डू दे वांट, राइट? अब यहाँ पर सोलर के ऊपर मैक्सिमम रिसर्च हो, सोलर के ऊपर मैक्सिमम चीज़ें हो, तो इसके लिए ग्लोबल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या कर रहा है? वो सेंटर सेटअप कर रहा है, 17 सेंटर्स ओवर द वर्ल्ड सेटअप करेगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इंडिया में होगा। सेंटर क्या करेगा? जो सेंटर्स होंगे वो स्टार्टअप को प्रमोट करेंगे, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, लैब ट्रेनिंग, ये सब कुछ करेंगे। और जो GCC है, दैट इज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ये क्या करेगा? ये हब फॉर कनेक्टिंग ऑल होगा। मतलब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इनको कनेक्ट कौन करेगा? ये, और सभी सेंटर्स के बीच में भी कनेक्शन बनेगा। द ISA इज अ कोलैब। अब यहाँ पर ये ISA के बारे में बात करें तो 6 पॉइंट बनेगा। ISA इज अ कोलैबोरेटिव बॉडी सेट अप बाय इंडिया एंड फ्रांस। क्या है? कोलैबोरेटिव बॉडी है, ठीक है ना, ISA सोलर से रिलेटेड, जो किसने सेटअप करे? इंडिया और फ्रांस ने। कंसेप्चुअलाइज्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ, लिखेंगे कंसेप्चुअलाइज्ड। आइडिया कहाँ पर आया? कंसेप्चुअलाइज्ड ऑन साइडलाइंस ऑफ क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन 2015 इन पेरिस। ठीक है, 2015 पेरिस के अंदर ये कंसेप्चुअलाइज हुआ। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? हेडक्वार्टर्ड गुरुग्राम हरियाणा, मतलब गुड़गांव में है। एंड हैज़ अराउंड 100 मेंबरशिप ऑफ अराउंड 100 कंट्रीज। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ISA के बारे में भी ये स्टैटिक जीके होता है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आप स्टैटिक जीके भी पढ़ाते हो, अब ये स्टैटिक जीके, ये सारा इज स्टैटिक जीके। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये स्टैटिक जीके है और आपको पढ़ा दिया। न्यूज़पेपर में आएगी तो बेटा पढ़ाऊंगी ना। हम आगे चलते हैं। आर्मी चीफ एंड वाइफ प्लेज टू डोनेट ऑर्गन्स फॉर डेथ आफ्टर डेथ। ठीक है, Chief of the Army Staff and his wife pledged to donate their organs after death during an organ donation awareness campaign program। ठीक है ना, तो जनरल द्विवेदी रिफॉर्म द आर्म फोर्सेस ethos of सेवा परमो धर्मा, सर्विस बिफोर सेल्फ, एंड अर्ज पर्सनल टू कम फॉरवर्ड फॉर ऑर्गन डोनेशन। तो ऑर्गन डोनेशन के लिए उन्होंने प्लेज लिया है, ठीक है ना, कि आफ्टर डेथ जो है मेरे ऑर्गन्स जो है वो डोनेट किए जाएं। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 प्रोहिबिट्स ऑफरिंग, ऑपरेशन, फैसिलिटेशन, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन एंड पार्टिसिपेशन इन ऑनलाइन मनी गेम्स। तो वो कह रहे हैं ऑनलाइन मनी गेम्स जो हैं उसको हम बैन करते हैं। तो इसके लिए कौन सा बिल लेकर आए हैं? प्रमोशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन
रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। अब ये ऑनलाइन गेमिंग बिल जो है ये क्या करता है, प्रोहिबिट्स ऑफरिंग ऑपरेशन facilitation, advertisement, promotion, and participation in online मनी गेम्स। जो मनी गेम्स होते हैं ऑनलाइन जिसमें पैसा दिया जाता है पहले और फिर कहा जाता है कि शायद आप और पैसे जीत जाओ या ये भी गवा दो, वो नहीं अलाउ होंगी। ना तो आप ऑपरेट कर सकते हो, ना ही फैसिलिटेशन कर सकते हो, ना ही ऑफर कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, पार्टिसिपेशन कुछ भी करोगे ये सब बैन है। द इंडस्ट्री हैज आर्ग्यूड दैट फैंटेसी गेम्स आर दोज ऑफ स्किल एंड कैन नॉट बी रेगुलेटेड एज गैम्बलिंग। अब ये कह रहे हैं कि दिस इज गैम्बलिंग, ठीक है ना। इंडस्ट्री कह रही है ये गैम्बलिंग नहीं है। उसके बाद द बिल मेक्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन गेम्स ऑफ चांस स्किल एंड स्किल इरेलीवेंट एज इट सीक्स टू बैन ऑल मनी गेमिंग। जितनी भी ऑल मनी गेमिंग है वो सब बैन हो जाएंगी। इंडस्ट्री बहुत रेवेन्यू प्रमोट करती है। पनिशमेंट क्या है, बिल प्रपोजेस पनिशमेंट imprisonment. Bill proposes imprisonment up to 3 years. बिल क्या प्रपोज करता है, imprisonment up to 3 years, ठीक है ना। बिल proposes imprisonment up to 3 years and fine up to ₹1 crore. ईयर्स के स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है। द बिल ऑल्सो सीक्स टू प्रोहिबिट एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू ऑनलाइन मनी गेम्स एंड बार्स बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम ट्रांसफरिंग फंड्स फॉर एनी सच गेम्स, ठीक है। तो ये सारा हो गया है। एडवर्टाइजिंग कैन अट्रैक्ट इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, फाइन इतना हो सकता है। तो जो ये सारे गेम्स की एडवर्टीजमेंट करते थे यूट्यूब पर और सब बैन हो गया है, ठीक है, प्रोहिबिट कर दिया गया है ये। चलिए आगे चलेंगे। अब वो कह रहे लाइफ सेविंग्स लोग लगा देते थे, लुट जाते थे, तो नहीं कर सकते हम ये। एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्ण फाइल्स पेपर्स फॉर वाइस प्रेसिडेंशियल पोल्स, ठीक है। एनडीए का कैंडिडेट कौन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दैट इज एनडीए कैंडिडेट VP candidate, vice presidential candidate is CP Radhakrishnan. ठीक है ना, फाइल कर दिया नॉमिनेशन। तो अब आगे देखेंगे कौन जीतता है कौन नहीं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट अग्नि 5 मिसाइल। अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट कर दी है, विच इज अ ICBM, ठीक है ना। ICBM क्या होता है, इंटर कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट के कॉन्टिनेंट ट्रेवल कर लेगी, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब इसकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और ये क्या है, इंडिया इंडिजीनियसली डेवलप्ड, मतलब हमने खुद बनाई है, इंडिया ने बनाई है, ठीक है ना। इसकी रेंज जो है वो कितनी है, 5000 किलोमीटर है, ठीक है। डिजाइन्ड बाय DRDO एंड डेवलप कीपिंग इन व्यू लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। डिजाइन्ड बाय DRDO and you need to know the full form of DRDO, that is Defense Research and Development Organization, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, किसने डेवलप करी, क्या रेंज है। और आजकल तो अब जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हो गया उसके बाद दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद PUCL वाले कह रहे हैं कि जो मणिपुर के जो राइट्स हुए थे कुकीज़ो और मेती कम्युनिटी में, ये प्लान्ड राइट्स थे, ठीक है ना। रिपोर्ट अब ये पढ़ लेते हैं पहले, फिर यहाँ पे बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल फैक्टर्स सच एज एथनिक डिविजन, सोशल पॉलिटिकल मार्जिनाइजेशन, लैंड डिस्प्यूट्स, व्हाट लेड टू एक्सलेशन ऑफ फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट एंड एनिमिटी बिटवीन द वेयरिंग मेती एंड कुकीज़ो कम्युनिटी वर द सिस्टमैटिक हेट कैंपेन प्लेड आउट थ्रू डिजिटल मीडिया,
ठीक है ना। तो यहाँ पर रिपोर्ट ऑन मणिपुर वायलेंस said violence was not spontaneous but planned। ठीक है ना। कैसे? जो वो कह रहे हैं सिस्टमैटिक ऑनलाइन कैंपेन हुआ। क्या हुआ? सिस्टमैटिक ऑनलाइन कैंपेन हुआ। तो वो कह रहे हैं कि ये प्लान्ड थे। ठीक है ना। उसके बाद ये किसने बनाई? PUCL, ट्रिब्यूनल बाय PUCL, दैट इज बाय PUCL, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक है ना। दे वर ऑल्सो द पीपल जिन्होंने बोला था कि जो रोहिंग्याज हैं उनको बाहर नहीं निकालना चाहिए, ह्यूमन राइट्स, हमें हर किसी को इंडिया में रख देना चाहिए। तो यस, ये एक्सट्रीमली लेफ्टिस्ट ओपिनियन वाले लोग हैं। तो हमें ये वाली जो है रिपोर्ट थोड़ा मतलब इनकी पिछली एक्टिविटीज़ को निशाने में रखते हुए भी लेना चाहिए कि दे आर लेफ्टिस्ट, हाईली लेफ्टिस्ट। ठीक है ना। तो यस, अगर प्लान ऑनलाइन कैंपेन चल रहा था तो इतनी बड़ी बात कह देनी एक बहुत बड़ी बात है। ये इम्पॉर्टेंट है पर फिर भी ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई एम सो सॉरी फॉर नॉट बीइंग कंसिस्टेंट दिस मंथ, बट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। हमने 20th कर लिया, 21st मैंने मार्क किया हुआ है, तो वो भी मैं इधर उधर बैठ कर दूंगी जल्दी से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज माई नेक इशू हैज़ कम बैक अगेन। मैंने वो करवाई थी, वो क्या होता है, वो जो हाथ पकड़ के उसमें कुछ वुडन सा घुसाते हैं, एक्यूप्रेशर। ठीक है। एंड इट वर्कड फॉर मी, बट देन आई स्टार्टेड वर्किंग एंड आई सेड चलो क्यों देना है आधा घंटा वो अंकल आंटी को, चिल मारते हैं, सब ठीक हो गया है। बट वो ठीक नहीं हुआ है, अब वो वापस दर्द आ गया है। तो मेरी फिजियोथेरेपी हो रही है। फिजियोथेरेपी के बाद इतना दर्द होता है मुझको कि मुझे नींद आ जाती है। एंड इवेंचुअली उसके बाद मुझे मतलब फिजियोथेरेपी होने के 5-6 घंटे बाद मुझे मतलब ताकत आती है कि मैं कुछ लिख सकूँ। एंड तो या दैट्स द इशू। Bye bye, take care. Thank you for joining in.